नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेमेस्टर 1 प्रथम गौण हिंदी आप पढ़ रहे हैं और उसी के वीडियो आप देख रहे हैं अभी। अब जब मैंने साहित्य की चर्चा गत वीडियो में की तो आपके मन में ज़रूर प्रश्न उपस्थित होगा कि ये CE 101 का टॉपिक है या CE 102 का। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी पेपर का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है। सामान्य रूप से आपको साहित्य के बारे में पता चले। आप साहित्य के विद्यार्थी अब हो गए हैं, इसलिए आपको साहित्य क्या है ये पता चले, इसलिए मैंने ये 2 वीडियो आपके समक्ष रखे हैं। और साहित्य को पहले काव्य कहा जाता था, आधुनिक काल से पहले। और काव्य की जब बात करते हैं तो उसको परिभाषित करना ईस्वी सन पूर्व से शुरू हो गया था, 200 से पूर्व। तो आप समझ सकते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 200 से अलग अलग रूप में काव्य को परिभाषित किया गया है। अब हमारे संस्कृत काव्य शास्त्री जो आचार्य हो गए, उन्होंने साहित्य की कौन सी परिभाषा दी है उस पर हम देख रहे हैं। अब संस्कृत काव्य शास्त्र की बात करें तो बहुत पहले की बात है, और मैंने पहले ही आपको कहा कि उस वक्त साहित्य जो है वो काव्य के रूप में ही था, इसलिए काव्य को ही साहित्य कहा जाता था। तो आचार्य भामह ने ये कहा है, जिनका काव्यालंकार ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने संस्कृत में उनका सुना होगा नाम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द के साथ जो अर्थ प्रकट होता है, सार्थक शब्द प्रयोग होता है, उसको कहते हैं काव्य। कोई भी शब्द है उसका अर्थ होता ही है। बचपन से आप जब बड़े हुए हैं तब तक आपके मन में या आपके जो विचार में जो भी शब्द आते हैं वो ऐसे ही शब्द आ ही नहीं जाते। जैसे कि आपको बचपन में पता नहीं था कि टेबल किसे कहते हैं, कुर्सी किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं, पेड़ किसे कहते हैं। तो आपके माँ बाप के द्वारा, आसपास के वातावरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आप उन शब्दों को समझ जाते हैं। और धीरे धीरे टेबल जब मैं कहती हूँ तो एक चारपाई वाली जो चीज़ है वही आपके मन में आएगी। जब मैं टेबल कहूँगी तो आपके मन में कोई मकान या पेड़ नहीं आएगा। तो वो अर्थ आप कैसे निर्धारित करते हैं? क्योंकि आपने उसको देखा है, यानी हर शब्द का अर्थ निर्धारित मनुष्य ने कर दिया है। और इसी कारण सगिका के निरर्थक शब्द यानी क्या? तो कभी कभी आप बात बात में उद्गार वाचक शब्द या ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, देशज भाषा के शब्द। तो ऐसे शब्द प्रयोग न करके सार्थक यानी अर्थ सहित शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसे काव्य कहा जाता है, ऐसा भामह ने कहा है। आचार्य दंडी ने ये कहा है कि शरीर ताद्वत इष्टार्थ व्यावच्छिन्न पदावली, अर्थात जिसका शरीर शब्द हो और जिसका अर्थ जो है वो उसकी आत्मा हो, यानी शरीर से इष्ट अर्थ युक्त पदावली। काव्य का शरीर क्या है? इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, वही काव्य का शरीर है। और इसी से अपेक्षित अर्थ वाले जो रचना होती है उसे ही कहा जाता है साहित्य। अपेक्षित अर्थ यानी हम कभी कभी किसी को व्यंग के रूप में कहना चाहते हैं तो हम उस वक्त उसी शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे उसका व्यंग प्रकट हो जाए। उसको यदि मूर्ख साबित करना हो या उसको कहीं कहना हो तो हम टेढ़ेपन वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी स्त्री की आँख, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, स्त्री के नयन की हमें बात करनी हो तो नयन की तुलना हम हिरन यानी कि मृग उसके आँख के साथ कर सकेंगे। उसके चेहरे की बात करेंगे तो एक चंद्रमा की तरह उसका यह जो है बहुत ही उज्ज्वलित चेहरा है, उस प्रकार से हम उसकी समानता करेंगे। तो उस वक्त अपेक्षित अर्थ से युक्त शब्द का प्रयोग साहित्य में किया जाता है, जिसके कारण साहित्य पढ़ने वाले जो भी प्रेक्षक या पाठकगण हैं उसके मन में एक जिज्ञासा। हिंदी के जो कवि हैं और हमारे भाषा शास्त्री हैं, उन्होंने भी काव्य की यानी कि साहित्य की परिभाषा दी है। उन्होंने ये कहा है कि साहित्य उसे कहते हैं जिसमें पाठक और श्रोता के मन पर एक आनंददायी प्रभाव पड़े। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि काव्य में एक विलक्षणता होती है जिसमें आनंद निर्माण करने की क्षमता होती है। हम सामान्य बातचीत करते हैं किसी के साथ, तो सामान्य बातचीत में कभी भी आनंद
नहीं होता क्योंकि हम रूटीन बातें करते हैं। मगर जब कोई आपको हंसाता है, जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, अब कपिल शर्मा वैसे आपको लगता है कि आपके साथ बातचीत कर रहे हैं प्रेक्षकों के साथ, मगर उन बातचीत में उसकी कला ऐसी होती है कि जिससे आप लोग तुरंत हंस पड़ते हैं। तो वो एक कला है कि जिसमें एक विलक्षणता है जो सामान्य बातचीत से अलग है। उसी प्रकार किसी की बात में आदत होती है कि वो गज़ल का या काव्य का प्रयोग करते हैं, किसी की यदि तुलना करनी है तो वो शायरी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक काव्य जो होता है वो सामान्य बातचीत से अलग होता है, वो विलक्षण होता है, और जिसको पढ़कर या सुनकर आपके मन में एक आनंद उत्पन्न होता है, और उसी को कहा जाता है काव्य यानी कि साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हमारे हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ आलोचकों में माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये बहुत कठिन शब्द आप सुन रहे हैं, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न जरूर उपस्थित होगा कि ये मुक्तावस्था यानी क्या। तो यहाँ ये लिखा है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे ही कविता कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आपके हृदय की जो उद्गार आप भीतर ही भीतर अनुभूत करते हैं, मगर जब उसको अभिव्यक्त कर तुरंत उसको शब्दों में टाँक देते हैं या बोल देते हैं, तो वो है काव्य। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हमने देखी। अब ऐसे ही जो है आचार्य श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद जो श्रेष्ठ कवि के रूप में हैं, उन्होंने भी कहा है कि काव्य वह है जो हृदय के अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करें। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता, वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। यदि आप साहित्य को विज्ञान के रूप में परिभाषित करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसी ज्ञान धारा है कि जिसको हम कल्पना से जोड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन यानी जब वो कल्पना करता है, तब उसके मन में जो भी विचार उपस्थित होते हैं, जो भी शब्द उपस्थित होते हैं, और उसी को जब वो रचता है तो वो काव्य कहा जाता है। नगेंद्र ने सरल शब्दार्थ का नाम भी काव्य कहा है। हमारे भारतीय विद्वानों ने तो साहित्य की परिभाषा दी है, उसके साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य की परिभाषा दी है, जिसमें प्लेटो बहुत ही अच्छा समीक्षक पाश्चात्य में माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि साहित्य अज्ञात जन्य होता है, अर्थों की अनुकृति कहा जाता है, अतः वह अनुकरण का अनुकरण होता है। साहित्य शुद्ध मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और शुद्ध वासनाओं से उभरता है, अतः वह हानिकारक होता है। यहाँ पूरी परिभाषा में वो भौतिकता से काव्य को जोड़ते हैं और कहते हैं कि यदि जीवन की बात करें तो जीवन से दूर साहित्य होता है। तो ये वैसे पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार ये परिभाषा दी है, मगर इसको हम यदि मान्य न गिने, क्योंकि उनके ही शिष्य अरस्तु ने कहा कि नहीं, साहित्य तो और जीवन से जो है नज़दीक होता है। उनके ही शिष्य ने उनका विरोध यानी कि उनके अलग रूप में एक परिभाषा जो है स्थापित की। तो इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों की अपनी एक अलग परिभाषा है, भारतीय विद्वानों की अलग है, और संस्कृत काव्य शास्त्र में भी हमारे आचार्यों ने जो परिभाषा दी उसके मूल रूप में, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आप जो भी साहित्य पढ़ेंगे कॉलेज कक्षा में, वो साहित्य ऐसा होगा कि जो आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं, सामान्य कोई बात लिख रहे हैं, उससे अलग होगा, क्योंकि उसमें कल्पना तत्व का समावेश होगा, उसमें विचारों की अनुभूति होगी, उसमें एक प्रकार का भाषा सौंदर्य होगा, कलात्मकता होगी, और उसी साहित्य को आपको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य के किन किन प्रकारों को आप पढ़ रहे हैं। जो साहित्य जनहितार्थ है, जन कल्याण के रूप में रचा गया है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए और प्रजा के लिए अच्छे बोध और उसके देश के प्रति निष्ठा प्रदर्शित हो, उसके भीतर के नैतिक मूल्य विकसित हो, ऐसा साहित्य जब रचा जाता है में नहीं है, और आपको इसे अपने नोटबुक में टाँकना भी नहीं है, क्योंकि आपके समझ में आ जाए कि साहित्य क्या है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।